आप लीजिए आप उसको छोड़िए। अरे सर आइए ना, आइए आपके साथ में। Thank you, Sagarika, to have good word for rural voice. मैं आप सभी का सबसे पहले तो यहाँ स्वागत करता हूँ और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि आप सब लोग ज़्यादातर बहुत लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 10 साल से, और आप सब लोगों का जो हौसला अफजाई और मेरा जो भरोसा इस सब पे, इवन जो फार्मर्स पीछे हैं, उसने हमें ये साहस दिया कि हम एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करें जो जिसकी देश में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा तमाम सारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुझे भी 30 साल से ज़्यादा मैंने काम किया वहाँ पर अभी भी जो एग्रीकल्चर है या जो ग्रामीण भारत है या रूरल इकोनॉमी की मैं बात करूँ, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती। वी हैव वेरी वाइब्रेंट मीडिया, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो वास्तव में जो रूरल इंडिया को एम्पावर करने की बात है, रूरल इंडिया इज नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, जैसे रमेश चंद जी मुझे कहते भी हैं ये बात कि रूरल इंडिया सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, तो उसकी जो आधी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है अदर देन क्रॉप है, तो ये एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए अभी भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चैलेंज नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो सबसे एक अच्छी बात ये है कि हमने जो 2 साल पहले एक जो विचार शुरू किया, उस विचार के बहुत सारे उसमें सहयोग देने वाले भागीदार विचार के स्तर पर भी यहाँ पर मौजूद हैं। सो उसको हम जमीन पर उतारने की तरफ आगे बढ़े और वो कोशिश धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पिछले साल जब इस हॉल में हम लोग अपना पहला जो वर्षगांठ मना रहे थे, तो उसने हमें उम्मीद दी कि हम जिस रास्ते पर चलें वो शायद आगे जाएगा और बेहतर तरीके से जाएगा। अब 2 साल पूरे होने के बाद वो उम्मीद और ज़्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि सारे चैलेंजेज आए हर तरीके के, लेकिन हम लोग कोशिश करके आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज जब हम लोग ये दूसरी वर्षगांठ पर ये एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव और नैकऑफ अवार्ड का हम आयोजन कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ हम लोग इस तरह का काम करके आगे जाएंगे कि ये हमारी जो राह है वो और बेहतर होगी। और सिर्फ हमारी राह नहीं है, मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ रूरल वॉइस की या मेरी या हमारी टीम का ये एक मकसद नहीं है, ये बेसिकली एक यात्रा है पूरे रूरल इकोनॉमी, रूरल इंडिया के लिए। अभी भी हमारे 70% लोग तो एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटी पर निर्भर करते हैं, हालांकि 50 की बात होती है, बट अगर आप उस तरीके से जाएंगे, और मैं और हरीश इस बात को हम लोग इस बात का दावा करते हैं, हरीश बैठे हैं, कि जो इंडियन इकोनॉमी है, कोई बात करे कि 17%, 18% या 20% GDP में एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि 50% है। उसका रीज़न ये है कि जो प्रोड्यूस होता है उसके अगर आप वैल्यू एडिशन की बात आप कर लेंगे, जब उसका वैल्यू ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं कि एक शुगर मिल से जब प्रोसेस यूनिट पे शुगर आया तो उसको आप दूसरी तरफ देखेंगे, ओरिजिनली ये तो वहीं से शुरू होता है, उसके बिना कुछ नहीं। तो वो खबरें हों, वो इंटरनेशनल कनेक्ट हो, वो लोकल इश्यूज हों, वो किसी भी नई वैरायटी का डेवलप करने का एक तरीका या उसको लेकर के उसके फायदे हों, टेक्नोलॉजी हो। हमने एक संजीव जी के साथ हम लोगों ने मिलकर के एक 24 एपिसोड का रूरल वॉइस और NCDC का एक संयुक्त प्रयास था टेक्नोलॉजी शो पर, हमने आइडेंटिफाई किया, यहाँ कुछ सैंपल्स आप लोगों ने देखे भी हैं, और उसमें बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स आया, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरह से नहीं करता, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि इसकी ज़रूरत है, हम जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी हम लोग बहुत दावा तो नहीं करते, बट हमारा एक प्रयास है और ये प्रयास मुझे लगता है कि सही दिशा में है। और इसी के लिए मैं मानता हूँ कि आज दिन भर जब हम लोग चर्चा करेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट जो इसमें पैनल्स के जो टॉपिक हैं उसको हमने काफ़ी डाइवर्सिफाई करके रखा है, क्योंकि एक जैसे चैलेंज है, जो पहला सेशन है कि MSP लीगल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके क्या आस्पेक्ट हैं, उसके लिए हमारे साथ जो तमाम सारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो हमारे साथ हैं। रमेश चंद्र जी नीति आयोग के सदस्य हैं और इसका अनुभव उनका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक लेकर के अनुभव है। हमारे साथ संदीप नायक जी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में सिस्टम को उस तरीके से नज़दीक से देखते हुए इतना लंबा समय हुआ। CSC शेखर जी हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नज़रिया शायद बहुत बेबाक हो सकता है, जो यहाँ पे उसको लेकर के कुछ लोग सोचेंगे किस तरह से, क्योंकि वो शायद फिस्कल की भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और सिराज हुसैन जी एग्रीकल्चर, फूड, तमाम सारी FCI, ये सारे उनको जिम्मेदारी उनके पास रही है। तो हमने कोशिश की कि ये जो ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर इतनी बातें हुई हैं और इतना ये एक लोगों को इसमें एक पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की संजीवनी भी दिखती है, उसको आगे बढ़ाने, बट वी विल डिस्कस इट। तो मैं एक बार फिर से जितने हमारे यहाँ जितने भी इस कार्यक्रम में आज सब लोग आए हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं और हमारे साथ जुड़ के काम करने वाले लोग हैं, और दूर दराज से हमारे जो फार्मर्स हैं, जो रियल स्टेक होल्डर हैं इस सारी जर्नी के, वो लोग हमारे साथ हैं। मैं सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और यहीं पे मैं अपनी बात को रोक करके आगे कार्यक्रम की रूपरेखा रखता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच हरवीर जी। और अब मैं चाहूँगी कि पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए, जिसके लिए हम सभी यहाँ पर भी आते हैं और इस बारे में जानना भी चाहेंगे। फिर कैन वी स्टार्ट विद हरवीर जी? शुक्रिया सागर। मैं सबसे पहले रमेश जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरे पैनल का टोन, क्योंकि नीतिगत मसलों में काफ़ी ज़्यादा गोष्ठी में आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा आप जानते हैं, आज 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो मैं आप सबको आज किसान दिवस पर विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा। हरवीर जी को भी 2 वर्ष पूरे होने पर रूरल वॉइस के बधाई देना चाहूँगा, और ये बहुत ही असरदार तरीके से बिना मसालेदार न्यूज़ बनाए सचमुच में एक जो सही न्यूज़ है और उसकी जो डेवलपमेंट साइड है वो हम सबसे शेयर करते हैं डिजिटल मीडिया से, और मैं रेगुलरली इनको फॉलो करता हूँ। और कई चीज़ें तो गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी इनके मीडियम से पता चलती हैं कि ये कुछ हो रहा है। तो आज हरवीर जी ने कई विषय सिलेक्ट किए हैं चर्चा के लिए। सबसे पहला जो उन्होंने लिया है विषय इस पैनल के लिए, वो MSP वाला है। मैं MSP पे आऊँगा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन MSP से पहले हरवीर जी अगली बार या फिर कभी आप, मेरा ये मानना है कि एग्रीकल्चर का जो रोल इकॉनमी में होना चाहिए वो उससे बहुत कम है, और परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं इंडिया में ग्लोबली कि लोग एग्रीकल्चर के बारे में पुनर्विचार कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनली हम कहते हैं कि समय के साथ एग्रीकल्चर का शेयर इकॉनमी में कम होगा, इंडस्ट्री का बढ़ेगा वगैरह वगैरह, उस पर पुनर्विचार हो रहा है। सबसे दुनिया के बड़े एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट में सी प्राइस टिम्बर को मानता हूँ, जो आप में से इंटरेस्टेड है उनके उसको देखिए। मैंने भी एक लेख लिखा, उनसे एक्सचेंज भी किया, तो वो उन्होंने मुझे लिखा कि इतने सिमिलर विचार हमारे इस पे आ रहे हैं। तो उसमें जो बड़ी बात है, अभी आज समय नहीं है उसको, लेकिन मैं सिर्फ फ्लैश करना चाहता हूँ। मेरी एग्रीकल्चर के बारे में एक बड़ी कल्पना है, वो ये है कि क्या एग्रीकल्चर अदर देन जो चीज़ें मेटल से बनती हैं और मिनरल से बनती हैं, क्या वो सब कुछ हम एग्रीकल्चर से बना सकते हैं? और मुझे लग रहा है कि जो अब एक कॉन्शियस आ रही है कि हमें
केमिकल का कम यूज़ करना चाहिए या केमिकल फ्री होना चाहिए। तो मेरी कल्पना में फार्म एज ए फैक्ट्री है, कभी उस पर आपसे द्वारा एक विचार का मौका मिलेगा कि फार्म एज ए फैक्ट्री कैसे बन सकता है, और वही मेरे विचार में एक अल्टीमेट एवोल्यूशन एग्रीकल्चर का होगा। अब एमएसपी पर आते हुए, हम एमएसपी क्यों चाहते हैं, क्यों इसको लाया गया। जाहिर है कि किसानों को ऐसा नहीं कि एमएसपी से कोई स्पेशल प्यार है, वो इसलिए है कि उनको बेस्ट प्राइस कैसे मिले और प्राइस रिस्क जो है वो उसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो ये दो कारण से किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं कि अच्छी प्राइस मिले और प्राइस स्टेबल हो और उसमें रिस्क ना हो। हमें ये भी देखना चाहिए कि ये दो इम्पॉर्टेंट रोल हैं एमएसपी के, लेकिन यदि एमएसपी बहुत ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पे बनी रहे, क्या वो हमें बेस्ट प्राइस देती है? अगेन मेरा ये मानना है कि हर परिस्थिति में एमएसपी बेस्ट प्राइस नहीं है। वो स्टेबल प्राइस जरूर है, लेकिन वो बेस्ट प्राइस नहीं है। बेस्ट प्राइस कंपटीशन से आती है, मार्केट में कंपटीशन होगा तो बेस्ट प्राइस हमें मिलती है। हम एमएसपी पर इतनी ज़्यादा निर्भरता ना बना दें कि जो हमें कंपटीशन से प्राइस मिल सकती है वो कैजुअलिटी बन जाए, वो उसको आघात पहुँचे और उस ओर विकास जो हो रहा है वो विकास ना हो पाए। हमें इस पे भी कभी विचार करना चाहिए। मिनिमम इंटरवेंशन है आज प्राइस में, उनमें से बेस्ट ग्रोथ आ रही है उस एरियाज में। सोडी जी का एरिया देखिए, सोडी जी में बैठे हैं, डेयरी का उसका ग्रोथ देखिए, फिश का ग्रोथ देखिए, हॉर्टिकल्चर का ग्रोथ देखिए, इन सब का ग्रोथ रेट, इवन पल्सेस का ग्रोथ रेट देखिए। जिन क्रॉप्स में कुछ एरिया में 100% अश्योर्ड एमएसपी है, राइस और व्हीट, उनसे कहीं ज़्यादा है, 3-4 गुना ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फर्क है। तो ये हमें नहीं मानना चाहिए कि हर परिस्थिति में हमें एमएसपी ही एक बेस्ट प्राइस देगा। एमएसपी का अपना रोल है, लेकिन वो एक विशेष परिस्थितियां हैं। यदि उन परिस्थितियों से बियॉन्ड एमएसपी चलता रहेगा तो उसके नुकसान भी हैं, कभी उस पर भी विचार करेंगे। सबसे बड़ा उसका नुकसान जो मैं मानता हूं कि फार्मर की एंटरप्रेन्योरियल स्किल टू डील विद द मार्केट जो है उसको ये किल करता है। प्राइस को लीगल प्राइस देना चाहते हैं तो क्या उसका हम स्टेटस एक प्योर प्राइस का स्टेटस रखना चाहेंगे कि लीगल प्राइस इस एंगल से हम उसको मानते हैं, या जैसे अभी है, अभी जो एमएसपी है ये प्योर सेंस में हर सिचुएशन में एक प्राइस ही नहीं है, एक इनकम सपोर्ट मेजर भी बन गया है। जब हम कहते हैं कि कॉस्ट पे 50% मार्जिन देकर हमें एमएसपी डिक्लेयर करना है, तो वो फिर केवल एक प्राइस को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, वो एक इनकम देने के लिए जो मेजर है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हमें प्राइस को लीगल वे में एक एमएसपी बनाना है, फिर उस पर भी कुछ सोचना होगा कि जो लीगल एमएसपी है वर्सेस जो हम मार्केट में एमएसपी देते हैं, तो वो लीगल एमएसपी जो है उसकी हम अथॉरिटी सीएसीपी या किसको देना चाहते हैं, तो उसमें ये एक डिफरेंशिएशन आ जाता है कि जो एक्चुअल एमएसपी जिसके थ्रू हम फार्मर को एक इनकम भी देना चाहते हैं और एक लीगल एमएसपी, ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये पहलू है मेरे विचार में जो एमएसपी को लीगलाइज करने के, जो कि आज का पैनल अपने विचार इस पे जिनको देना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार। यहाँ आए हुए किसान साथियों, मीडिया के मेंबर्स, मंचासीन सभी गेस्ट, रिसोर्स पर्सन, ऑडियंस में जो लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी और द मूवमेंट हैं उनको नमस्कार। एमएसपी के बारे में मैं एक पर्टिकुलर एंगल से बात करूंगा जिसको मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। वो है
सहकारिता और एमएसपी के बीच की जो रिलेशन है उसके बारे में मैं बात करूँगा। जैसे हम सबको पता है कि हमारे देश के करीब 94 से 95% जो किसान हैं वो किसी न किसी एक सहकारी संगठन का मेंबर है। सहकारिता नया मंत्रालय बनने के बाद सहकारिता के सुदृढ़ीकरण में और उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत सारे काम हुआ है और हो भी रहा है। बहुत नई नई चीज़ें अभी आने वाली हैं। उसका बेनिफिट लेते हुए हमें एमएसपी को एक इकोसिस्टम जिसमें सहकारिता के फार्मर्स इकोसिस्टम के हिसाब से देखना होगा। रूरल वॉइस के साथ जब सहकारिता का जो जुड़ा हुआ है उसमें जो इकोसिस्टम को हम देखते हैं वो है, पहली चीज़ है प्रोडक्टिविटी। डॉक्टर रमेश चंद्र ने क्रॉप प्रोडक्टिविटी के बारे में बात किया। सहकारिता और हमारा प्रोडक्शन सिस्टम की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अभी मैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में हूँ, उससे पहले राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम में था। तो जो फार्मर्स जो लोग 95% ऑलमोस्ट सरकार समिति का मेंबर्स हैं, हमारे प्रोडक्टिविटी में बहुत आगे बढ़ना है। यहाँ डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के रीजनल चीफ हैं। उनको पता है कि हमें सिर्फ हमारे देश में सहकारिता में जो प्रोडक्शन सिस्टम में है, फार्मिंग सिस्टम में, उसका प्रोडक्टिविटी में बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। चाहे वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो या फिशरीज प्रोडक्टिविटी हो, डेयरी प्रोडक्टिविटी हो या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी हो। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी डेयरी और फिशरीज से आ रहा है, बट उसमें हमारे जो अपने सोच है कि उसको प्रोडक्टिविटी की बढ़ाने की बहुत आगे ले सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। दूसरी मुद्दा है, जब मैं इकोसिस्टम की बात करता हूँ तो इकोसिस्टम में क्रेडिट, स्टोरेज और मार्केट इंफॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्रेडिट के लिए जो थोड़ा बहुत मैं 4-5 साल में काम किया एनसीडीसी में, उसमें पर्टिकुलरली एमएसपी के प्रोक्योरमेंट के लिए जो एनसीडीसी का योगदान है इस देश में बहुत ही बड़ा है। उसको और भी स्ट्रीमलाइन करने की प्रयास जारी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन वो कर रहा है। सो क्रेडिट, उसके साथ साथ स्टोरेज की बात है। स्टोरेज यहाँ डॉक्टर ठाकुर जगन्नाथ जी बैठे हैं सहकार भारती के, उनके तरफ से सहकार ग्राम की एक नया योजना ला रहे हैं जिसमें हर गांव में उनका अपना स्टोरेज हो। और इसको सबको पता है कि अगर हमारे किसान भाइयों के साथ अपना स्टोरेज अपने एरिया में रहे, ताकि ये जो एमएसपी रिलेटेड कोई लोग एमएसपी से नीचे फोर्स होते हैं बेचने के लिए, सही टाइम पे अपना प्रोड्यूस को बेच नहीं पाते हैं, ये जो नेटवर्क और इकोसिस्टम जो नया चीज़ ला रहे हैं भंडारण के हिसाब से, वो काफ़ी ज़रूरी है और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का काफ़ी योगदान रहेगा। लास्ट चीज़ है मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल होता है सहकारिता के साथ जुड़े हुए फार्मर्स के साथ, तो क्राइसिस सेल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम लीगल एमएसपी सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, सहकारिता और सहकारिता का रोल, स्ट्रेंथ और वो क्या क्या इसमें कर सकते हैं, वो हमें उसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि सहकारिता एक ऐसी मूवमेंट है इस देश में, और अभी नया सिरे से जैसा देखा जा रहा है, सहकारिता के जरिए हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी में और उसका कंट्रीब्यूशन टू द टोटल जीडीपी काफ़ी आगे हम बढ़ सकते हैं और काफ़ी डेफिनेट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। धन्यवाद। इसका मेरे पास कोई बहुत आसान हल हो, लेकिन दो चीज़ें ज़रूर जहन में आती हैं एमएसपी से भी पहले, जो शायद ज़्यादा आसान है सरकार के लिए करना। पहली बात तो ये है कि क्या हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ये इंश्योर कर सकती है कि किसी कमोडिटी का लैंडेड प्राइस एमएसपी से कम ना हो। क्या ये हम इंश्योर कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि इसको भी इंश्योर करने में कई तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि
इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से जाता है, बनता है, वो डोमेस्टिक रॉ मटेरियल भी यूज होता है और उसका एंड प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में बिकता है। तो इसकी बहुत अच्छी मिसाल है टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि अभी अगले कुछ दिनों में आपके सामने ओपन अप हो जाएगा। आज सुबह एक साथी ने, बदरुद्दीन ने मुझे इसके बारे में पढ़ाया, इसलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आप देखिए कि और मैंने इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में काफ़ी करीब से देखा है, और मेरी वाइफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में होती थी तो वो दूसरी तरफ से देखती थी। तो हर साल ये होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स चाहती है कि कॉटन के दाम कम हो जाए, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाए, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चाहती है कि कॉटन के दाम अच्छे बने रहें और किसानों को फायदा हो जाए। तो ये साल जो गुजरा 2022, ये बड़ा इंटरेस्टिंग गुजरा। अगस्त 2022 में 50,000 रुपए पर बेल कॉटन के दाम थे, और अक्टूबर के प्राइस फ्यूचर्स, कॉटन का फ्यूचर फॉर्चुनेटली उस पर बैन सरकार ने नहीं लगाया। तो अगस्त में अक्टूबर के प्राइस 40,000 थे, यानी कि अगस्त में 50 और अक्टूबर में 40, क्योंकि खरीफ की क्रॉप आनी थी। नवंबर में 37,000, दिसंबर में 36,000, और उसके बावजूद कोई खरीदार कॉटन का नहीं था। ये हमारे जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस इशू को अप्रिशिएट करें कि इस गिरते हुए फ्यूचर्स पे भी कोई खरीदार नहीं था। और अभी मुझे ये बताया गया कि अगर एमएसपी से लिंक करें तो ये 24,000 रुपये होना चाहिए पर बेल। इंपोर्ट ड्यूटी 11% है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री चाहती है कि इस प्राइस पे हमारे लिए वायबल नहीं है, और इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी को और कम किया जाए। तो अब अगर इंपोर्ट ड्यूटी यही रहती है तो क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री वायबल तरीके से टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करके ग्लोबल मार्केट में बेच सकती है? अब ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र, वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं। और ऑब्वियसली जो कॉटन का खरीदार है वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो ग्लोबल मार्केट में टेक्सटाइल में भी कॉम्पिटिटिव हो। तो नतीजतन हमारी एग्रीकल्चर को भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा बाय वे ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अगर हम प्रोडक्टिविटी इसी तरह स्टैग्नेंट रहेगी, कॉटन में स्टैग्नेंट है, तो हम ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। ये भी एक एमएसपी से लिंक है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं बार बार अपने आप से पूछता हूँ, मेरे पास वो हल नहीं है। यहाँ पर हरीश भी हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। कई सालों से हमको ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि हम बहुत एग्रीकल्चरली सरप्लस हैं, हम एक्सपोर्ट मार्केट में होंगे, हम दुनिया को फीड कर देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आपने देखा कि थोड़ा सा टेम्परेचर मार्च में बढ़ा तो वीट का एक्सपोर्ट बैन हुआ, और उसके बाद तमाम स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए। सिर्फ 2-3 बड़े स्टेट्स में खरीफ में मानसून कम होने की वजह से यूपी, बिहार, बंगाल में हमारा राइस का प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ, और आपने देखा कि उसकी एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगी। तो क्या कोई ऐसी जाहिर है कि एक आर्गुमेंट ये है कि ये एक्सपोर्ट की रेस्ट्रिक्शंस लगने से किसानों को प्राइस कम मिलता है, ये बात किसी हद तक अपनी जगह सही भी है। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी, क्या हम ये सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी एक्सपोर्ट पे बैन ना लगाए? क्या ये बात फिजिबल है? क्या कोई भी गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वीट में ऑलरेडी इस एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के बावजूद वीट का इन्फ्लेशन 20% क्रॉस कर रहा है, राइस का इन्फ्लेशन, अभी तो राइस की क्रॉप आ भी रही है, उसके बावजूद राइस का इन्फ्लेशन 10% क्रॉस कर रहा है। क्या कोई भी गवर्नमेंट इतने हाई इन्फ्लेशन को बर्दाश्त करेगी? अगर इसका आंसर ये है कि नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये है कि हम आगे भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन होगी तो हम एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते रहेंगे। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एमएसपी पे, क्योंकि एमएसपी को लीगल करने की डिमांड जाहिर है कि इस वजह से आती है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत होता है, और जो उस फ्लक्चुएशन की वजह से खासतौर से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में और इवन दूध में भी बहुत फ्लक्चुएशन होता है। सोंदी साहब यहाँ बैठे हैं, ये तो कोऑपरेटिव के माध्यम से बचा लेते हैं अपने मेंबर्स को, लेकिन कई सारी स्टेट्स में जहाँ कोऑपरेटिव इतनी स्ट्रांग नहीं है, और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में कोऑपरेटिव्स का रोल इन्वेस्टमेंट में उतना नहीं रहा है जितना प्राइवेट सेक्टर का रहा है। जैसे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में जो मिल्क सेक्टर में आ रहा है तो प्राइवेट सेक्टर आया है, तो वहां पर प्राइसेस गिरते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एमएसपी को लीगल करने की डिमांड करने की वजह ये है कि प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन है।
अब इसमें डॉक्टर रमेश चंद ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे पेपर्स लिखे, पायलट भी चलाया गया महाराष्ट्र में कि क्या कॉटन पे हम कोई प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट कर सकते हैं। और जाहिर है कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट का कोई मैकेनिज्म तभी बन सकता है जब एपीएमसी स्ट्रांग हो। लेकिन हमने देखा कि एक कोशिश ये भी थी कि ट्रेडिंग एपीएमसी के बाहर हो जाए, खाली पैंट के बेसिस पे ट्रेडिंग हो जाए। तो जाहिर है कि अगर एपीएमसी नहीं होगी स्ट्रांग, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल मैनेज्ड, तो कोई प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट नहीं हो सकता। तो ये इशू की कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके अलावा एक आखिरी बात ये भी है कि अगर आप लीगल करेंगे और आप ग्लोबल सिचुएशन से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे तो जाहिर है कि कंट्री बिल्कुल अनकम्पिटिटिव हो जाएगा। और जब अनकम्पिटिटिव हो जाएगा तो तमाम किस्म की डिमांड्स WTO में और बाकी ग्लोबल मार्केट से उठेंगी कि आपकी एग्रीकल्चर अनकॉम्पिटिटिव है। बारे में लोग लिखा करें, शायद उतनी जो या कोई प्रॉब्लम सरकार को नहीं होती है, लेकिन बहुत ही आप अच्छा काम कर रहे हैं। पोल्ट्री के बारे में, फिशरीज के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में सब रूरल वॉइस कर रहा है। और मैं तो सर को बहुत दिनों से जानता हूँ, क्योंकि मैं जब ऑफिस से निकला करता था सर तो 6:30 बजे मनी मंत्रा। धन्यवाद हरवीर जी। पहले तो मैं रूरल वॉइस को, हरवीर जी को, यहाँ जितने भी देख सकते हमारे तमाम को पैनलिस्ट को और किसान भाइयों को, सबको मैं अभिनंदन देता हूँ कि हम सब इस अवसर पर जो रूरल वॉइस का सेकेंड वर्षगांठ है, दूसरी वर्षगांठ, उसके सेलिब्रेशन में हम सब शामिल हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी से जाते हैं, उसी से कई चीज़ें पता लगती है। तो आज का ये जो टॉपिक है कि MSP को लीगल बनाया जाए या नहीं, ये अहम सवाल उठाए, कई इश्यूज को उन्होंने रेज किया। इसका समाधान तो शायद किसी के पास भी नहीं है अभी फिलहाल। तो हम सब एक कलेक्टिव तौर पे सोचते आगे बढ़ेंगे तो शायद कोई समाधान निकले इसका। लेकिन इसमें मेरे हिसाब से तो हमें जब भी किसी भी चीज़, नॉट ओनली MSP का रेशनलिस लीगल किया जाए या नहीं, इसी मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पे अगर सोचना है तो पहले 3 चीज़ों का हमें उनकी तरफ ध्यान देना होगा। पहला है कि क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है। अगर कोई प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसका खर्चा कितना बैठेगा। और दूसरा है कि क्या हम कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है, पर खास करके ये जो MSP को लीगल बनाने की बात करती है, तो वहाँ हमें न्यायपालिका की भी वो कैपेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, जुडिशियल फिजिबिलिटी, कि कहाँ तक ये फिजिबल होगा। तो ये 3 चीज़ें मुद्दों पर मैं थोड़ी सी मैं अपना विचार रखता हूँ। पहला जो है, क्या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की, इसका खर्चा कितना है लगभग। तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हमने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं 2019-20 के प्रोडक्शन के बेसिस पे। हमने जो है 5 सीरियल, 5 पल्सेस और 4 ऑयल सीड के को लेके अगर इनको MSP लीगलाइज किया जाए तो कितना खर्चा आएगा, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द इकोनॉमिक कॉस्ट या हर चीज़ का जो हम व्हीट और राइस में जो भी हम खर्चा उठा रहे हैं अभी। तो उसी तरह से अगर MSP सारे 14 क्रॉप को, इन 14 क्रॉप्स को अगर एक्सटेंड किया जाए तो कितना खर्चा आएगा। तो हमारे कैलकुलेशंस ये मैंने बाकी EPW में भी और जगह भी मैंने पब्लिश किया है इन चीज़ों को। तो इसका लगभग एक 3,40,000 करोड़ सालाना खर्चा आता है। अगर ये 14 क्रॉप को हम प्राइस अपने आप उठ जाएगा। उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि वो 20-30% किन फार्मर्स का होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा या कैसे होगा, तो वो सब मिल जाते हैं। तो MSP अगर लीगल करना है तो हमें पूरे टोटल प्रोडक्शन को लेके चलना पड़ेगा हमारे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट को और हमें सोचना चाहिए कि और क्रॉप्स को भी, सिर्फ ये 14 क्रॉप ही नहीं, बाकी क्रॉप्स को भी देना पड़ेगा, तो कितना खर्चा आएगा। और हमें फूड सब्सिडी लगभग डबल करनी पड़ेगी, जो
21-22 का जो बजटेड फूड सब्सिडी है उसको ऑलमोस्ट 95% इंक्रीज, मतलब ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा अगर एमएसपी कवरेज इन 14 क्रॉप्स के लिए करना है। तो ये पहला इशू है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की। सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी इतना बात है, आपका एमएसपी सिर्फ मेयर एमएसपी को सिर्फ अनाउंस करने से बात नहीं बनती, हमें प्रोक्योर भी करना पड़ेगा। जिन जिन स्टेट्स में प्रोक्योरमेंट का मैकेनिज्म वीक है वहाँ एमएसपी कोई इफेक्टिव है नहीं। पंजाब में इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि वहाँ बहुत इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट है। तो अगर हम मान लो ये 14 क्रॉप को हम एमएसपी लीगलाइज करते हैं तो हमें प्रोक्योरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो 2019-20 के प्रोडक्शन के हिसाब से हमारे पास जो मार्केट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, तो डेफिशिएंसी पेमेंट्स आ जाती है। तो ये सब बातें भी सोचना पड़ेगा कैसे हम डेफिशिएंसी पेमेंट्स को इफेक्टिव करा सकते हैं। ये सेकेंड इनिशिएटिव इशू है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जुडिशियल फिजिबिलिटी, क्या कि न्यायपालिका का की कैपेसिटी इन द सेंस दैट व्हेन आई से दिस आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका समर्थ नहीं है, बट लेकिन जैसे हमने मनरेगा में एक राइट बेस्ड सिस्टम बनाया कि हर 100 दिन का जो है सालाना एम्प्लॉयमेंट लेने चाहिए सबको, लेकिन आज भी नेशनल एवरेज 50 के करीब है 15 साल बाद की। वो एक राइट बेस्ड एक लीगल रेट बना हुआ है, तब भी वी आर नॉट एबल टू इंश्योर दैट राइट। सो जब भी कोई राइट इंश्योर नहीं हो पाता उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें कोई चीज़ राइट बनाने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये फिजिबल है। क्योंकि जब मैं बहुत साल पहले जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ता था, मेरे प्रोफेसर कहा करते थे, जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती थी तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो प्रोफेसर थे वो कहते थे भाई कोई भी राइट, किसी चीज़ को राइट मत बनाना जिसको आप इंश्योर नहीं कर सकते थ्रू योर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स, वरना उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं एक एमएसपी, डेफिशिएंसी पेमेंट्स और डायरेक्ट पेमेंट्स, इनकम ट्रांसफर्स टू द फार्मर्स, ये तीनों को एक जुडिशियस मिक्स बना के चलना चाहिए। और इसमें मैं पूरे इश्यूज में नहीं रहूँगा, लेकिन जहाँ हमें प्रोडक्शन और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सप्लाई करने की ज़रूरत है, जैसे वीट है, राइस है, अगर पल्सेस भी इंक्लूड करते हैं तो पल्सेस, तो इन क्रॉप्स में आपको एमएसपी प्लस प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत है, वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा इफेक्टिव है। जहाँ हमें प्रोडक्शन की ज़रूरत है पर वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाली बात नहीं है, मान लो ऑयल सीड्स है जैसे ये से, तो वहाँ भी शायद डेफिशिएंसी पेमेंट्स इज मच बेटर सिस्टम। और थर्ड जहाँ पे और कोर्स सीरियल्स है और तमाम और चीज़ें हैं जहाँ पे सिर्फ फार्मर की इनकम हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि प्रोडक्शन या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उतना ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन उतना डिमांड उसकी नहीं है, और लेकिन फार्मर के इनकम प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ डायरेक्ट या दीज आर, मेरा कहने का मतलब है कि एक इंस्ट्रूमेंट सारे क्रॉप्स के लिए, सारे सेक्टर्स के लिए नहीं चलेगा। आई थिंक वी विल हैव टू थिंक ऑफ ए जुडिशियस मिक्स ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे क्वेश्चन को ले पाए इनके लिए अभी एक इससे पहले कि इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगी कि हरीश जी जो हमारा रूरल वॉइस के स्पेशल प्रिंट एडिशन का विमोचन करें, और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे साथ डॉक्टर PS गहलोत जी को, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी को, डॉक्टर RS सोडी जी को, डॉक्टर DN ठाकुर जी को, अजयवीर झाकर जी को और शुभदीप सानिया जी को, जो हमारे सेकंड पैनलिस्ट भी हैं, और साथ ही इन सभी को मैं आमंत्रित भी करना चाहूँगी। और हाँ आप ही सब Thank you so much. Dr. R.S. Sodhi is the Managing Director at GCMMF Limited Amul. He has 30 years of experience in leading the developing the cooperative sector with the Indian dairy industry, having served dairy farmers in several capacities. Dr. D.N. Thakur is the President of Sehkar Bharati, having held an important position in the agriculture industry for a number of years.
Mr. Ajay Reed Jhakar is the chairman of Bharat Krishak Samaj. A citrus farmer based in the village of Mojgarh, Abohar, Punjab, he is also a vice chair for sustainable consumption and UN food champion. Shubhadev Sanyal is the partner at Omnivore, an investment professional investing in early stage companies. He is presently focused in architect, rural fintech, supply chain technologies, post-harvest value addition, and farm-sourced branded food ventures. So, ladies and gentlemen, let's start off with the second panel of discussion. I would like to really, with a big round of applause, starting with गड़गड़ाहट के साथ, तो कम से कम हम नंबर हम सबको यहाँ बुलाया, सब पहले वाले पैनल के विचार सुनने को मिले और पहले वाले पैनल को सुन के मेरा मन करता है कि सबसे पहले हम सोढ़ी साहब को बुलाएं, क्योंकि एक बात उठी थी कि क्योंकि मिल्क और दूध के सेक्टर में एमएसपी नहीं है, इसीलिए जो किसान गाय भैंस रखते हैं उनकी तरक्की ज़्यादा हो रही है उस सेक्टर। धन्यवाद हरवीर जी, ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस। देखिए प्रोफेसर श्री रमेश चंद्र जी ने जो एमएसपी पे बातें की, उसी से मुझे आई फर्दर टॉक ऑन दैट। जो उन्होंने बोला कि कुछ सेक्टर, चाहे वो दूध हो, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे पोल्ट्री हो, जिस पे एमएसपी नहीं, किसान उसमें ज़्यादा ग्रोथ भी है, समृद्धि भी है। अगर आप, मैंने कल एक डेटा पढ़ रहा था, उसको मैं आज के इस डिस्कशन में लाता हूँ और फिर उसके बाद बताता हूँ कि उसमें कोऑपरेटिव्स का क्या रोल रहा, उसका कोऑपरेटिव प्राइवेट दोनों को साथ करने से कैसे किसान को फायदा होता है। आपने देखिएगा जब भारत आज़ाद हुआ 75 साल पहले, अनाज का प्रोडक्शन तकरीबन 50 मिलियन मीट्रिक टन था और आज 314-15 के करीब है, तो तकरीबन 6x हुआ। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन होके उससे 25 साल बाद तकरीबन 1974 में अगर देखें तो ग्रेन का प्रोडक्शन 4x हो गया था, 190 मिलियन मीट्रिक टन। और आज उसके बाद अगर देखें मतलब 74 और आज 50 साल के बीच में जो ग्रोथ है उससे कम हो गई। 74 और आज के बाद 190 से 315। अगर आप इसी को दूध पे ले, जब भारत आजाद हुआ था दूध का उत्पादन सिर्फ 17 मिलियन मीट्रिक टन था, और उस 17 को आज देखें 210, 220, तो तकरीबन 13 गुना हुआ। तो मोरलेस अगर आप देखें तो वो 6 गुना हुआ और ये 12 गुना हुआ, ठीक है, डबल हुआ। पर जो दूध का उत्पादन में जो मेन ग्रोथ आया वो 74 के बाद ही आया, 50 साल पहले। क्योंकि 1950 से लेके 1974 तक अगर आप देखें दूध का उत्पादन बिल्कुल ज्यादा नहीं रहा, 17 से सिर्फ 24 मिलियन मीट्रिक टन होगा तकरीबन। देखो कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं, जब तक कि फूड ग्रेन का उत्पादन डबल हो गया था 110 के करीब। और 1997 में मतलब 25 साल पहले फूड ग्रेन का 190 हो गया और जो दूध का था वो 3 गुना हो गया, 74। क्यों? ये जो 25 साल थे 74 से लेके 97, 98 तक, उस दौरान जो ये व्हाइट रेवोल्यूशन का हुआ और जो कोऑपरेटिव्स के बेस पे ऑपरेशन फ्लड किया, उसमें जो दूध का उत्पादन था तकरीबन 3x बढ़ा और पर फूड का लेस देन 2x। पर उससे भी अगले 25 साल ले जो अभी को मिला के, तो आप देखेंगे फिर 3x हो गया, 74 से अभी 2x। जबकि ग्रेन उत्पादन सिर्फ 190 से 350, लेस देन हाफ, मतलब 2x भी नहीं। गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े होने के माफिक मैं समझता हूं कि अगर डीबीटी देनी है नहीं देनी, वो सरकार, हम आपके क्रिप्को के साथ जुड़े हुए हैं, इफको के साथ जुड़े हुए हैं, वो सोसाइटियों का अगर डीबीटी पे चला गया तो वो सोसाइटियों की सस्टेनेंस में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आ जाएगी। ये मतलब अगर ये सही है गलत है जो भी आपके। आज रूरल वॉइस के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में हमारे बीच में जो उपस्थित हैं डी.एन. ठाकुर साहब, आदरणीय सोढ़ी साहब और अजय जाखड़ जी, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हमारे आदरणीय श्री हरवीर सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, मित्रों, बहनों और भाइयों,
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रूरल वॉइस को कि उन्होंने इस देश के बहुसंख्यक लोगों की आवाज़ को दिल्ली में एक मंच बना करके विचार मंथन करके और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। आज किसान दिवस है और किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर चौधरी साहब को जहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, वहीं रूरल वॉइस से जुड़े हुए सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। जो विचार मंथन चल रहा है, हमारा जो मानना है कि इस देश के जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को अगर हमें आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो निश्चित रूप से सहकारी क्षेत्र से होकर उसका रास्ता बहुत सुलभ है। देश में 8 लाख सहकारी समितियां हैं। वो लगभग 32 करोड़ लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और मैं समझता हूँ पूरे दुनिया में सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन हमारे इस भारत देश का है। आज जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से किसानों पर, उनके प्रोडक्शन पर निर्भर करती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए सब लोग इस बात को समझते हैं कि आज किसान को जितने कृषि आदानों की आवश्यकता है, आज किसान को अगर सरल तरीके से क्रेडिट उपलब्ध कराना है तो वहाँ के प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाकर के तो वो 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो बिकेगा, किसान कहाँ जाएगा? तो आज सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी ही उनके लिए एक इस तरीके से सक्षम है कि उनकी मदद कर सकती है। आज बहुत आवश्यकता है कि उनके भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज बने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोल्ड स्टोरेज बना करके तैयार करें और उन कोल्ड स्टोरेज में जो है किसानों के आलू को वो रख सकते हैं, प्याज को वो रख सकते हैं, या और भी जो उत्पाद है, सब्जियां हैं, उनको फ्रूट्स हैं, उनको जो है कोल्ड स्टोरेज में रख करके और समय आने पे जो है उनको बेचा जा सकता है। किसान के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। किसान तो जो जिस दिन पैदा होता है उसी दिन बाजार में जाकर के नगद पैसा लेने का प्रयास करता है। लेकिन आज जो है अगर हम किसान के उत्पाद में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, अगर हम किसान के उसका उत्पाद का भंडारण करके और समय पे जब उसको लगे कि आज 80 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, तब वो अगर प्याज बेचेगा तो निश्चित रूप से उसकी जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। उसको पता लगेगा कि हमारी जितनी लागत आई है, जितनी मेहनत आई है, जितना पैसा आया, उसका लाभकारी मूल्य हमें मिल गया। लेकिन जब जिस दिन पैदा करेगा वो बाजार में लेकर के जाएगा, उस दिन समझ लो अगर वो बेचने के लिए जाएगा तो वो ये मान लो कि वो निश्चित रूप से घाटे का व्यापार कर रहा है, कोई उसको फायदा नहीं है। जो लोग एमएसपी तय करते हैं हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि हम साथ में किसान भी हैं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि वो लागत तो जोड़ लेते हैं, लेकिन उस लागत में जो फिक्स कॉस्ट है, उसकी खेती है कितने रुपए की है, उस पर कभी गौर नहीं किया जाता। जो वो खुद काम करता है, उसके बच्चे काम करते हैं, उसके परिवार के लोग काम करते हैं, उनकी अगर साल भर की मजदूरी जोड़ लो और उसके बाद एमएसपी अगर प्रॉफिटेबल फिक्स करो तब पता लगे, लेकिन वो होता नहीं है। हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव्स का रोल जो है महत्वपूर्ण होना चाहिए।
भंडारण की व्यवस्था होना चाहिए, वैल्यू एडिशन के लिए जो है जगह जगह प्रोसेसिंग के प्लांट लगना चाहिए, जो पैदा कर रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं, फ्रूट्स पैदा कर रहे हैं, उनको प्रोसेस करके हम मार्केट में किस तरीके से बेच सकते हैं। इनमें महत्वपूर्ण भूमिका कोऑपरेटिव सेक्टर की है और कोऑपरेटिव सेक्टर आज बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आज आप समझते होंगे भारत सरकार ने भी इस बात को अच्छी तरीके से महसूस कर लिया है कि कोऑपरेटिव सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है सहकारिता से समृद्धि की ओर, और उस सहकारिता से समृद्धि की ओर जो नारा है उसको साकार करने के लिए हमें इन कोऑपरेटिव्स को मजबूत करते हुए किसानों तक, गरीबों तक, जो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए लोग हैं उनको इस तरीके से जोड़ना होगा जिससे कि उन तमाम जो सरकार की योजनाएं आए या वहां से क्रेडिट लेकर के वो किस तरीके से अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। हमें आवश्यकता है आज जोड़ने की। तमाम नौजवान हैं, आज हम तो कहना चाहेंगे आज विशेष रूप से 3 चुनौतियां हैं। आज सबसे बड़ी बेरोजगारी की चुनौती है कि आज जबरदस्त बेरोजगारी है, आज जो गरीबी है या जो लोगों के प्रोडक्ट को मार्केट नहीं मिल पा रहा। अगर हम नौजवानों को भी जोड़ें, तमाम नौजवान जो आज टेक्निकल रूप से बहुत कामयाब हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो बेरोजगार हैं। अगर वो कोऑपरेटिव्स बनाएंगे और कोऑपरेटिव्स के माध्यम से इस तरीके के नए जो प्रोसेसिंग के यूनिट लगा करके और कोऑपरेटिव्स बना करके प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके किसान के उत्पाद को खरीद करके और प्रोसेस करके अगर मार्केट में ले जाएंगे तो जहां बेरोजगारी भी कम होगी, वहीं जो है महंगाई भी कम होगी और तमाम जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं। बहुत एक कैंपेन चल रहा है कि ये जो कैंपेन है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का ये एक नया हल है कि एक नई समस्या है। इसके बारे में भी मैं समझूंगा कि आप अपने विचार रख के बताएं कि मतलब आपके हिसाब से हल है कि समस्या है। इससे पहले मैं कुछ और कहूँ, एक मैं अस्वीकीकरण कहते हैं जिसको डिस्क्लेमर कहते हैं। मैं न एक्सपर्ट हूँ, न मैं कोई बहुत काबिल आदमी हूँ, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत बुद्धि है और गांव से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे विचार बिल्कुल गांव के विचार हैं, कोई आधुनिक विचार नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक वाले विचार नहीं है, कोई पॉलिसी लेवल के विचार नहीं है। पहले प्रश्न का जो अजय जी ने मुझे कहा MSCS एक्ट अमेंडमेंट के लिए गया है, उस पर मैं कहूँ कैसा है। मेरे ख्याल से मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कहने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वत परिषद के पास गया है, नीति बना रहे हैं उनके पास गया हो, तो मैं कौन हूँ कहने वाला कि कैसा है नहीं है। लेकिन मेरा एक बहुत साधारण मानना है कि कोऑपरेटिव तो सरकार की चीज ही नहीं है, कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोऑपरेटिव एक मन की चीज है। कोऑपरेटिव नियम से नहीं चल सकता। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो रजिस्टर हो सकता है, लेकिन सहकारिता चल जाएगी सरकार के नियम से, ये असंभव बात है। मैं राज्य का नाम नहीं लूंगा, अभी मैं एक जन आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। कल ही हमारे एक राज्य के कुछ पता, मैं कल वेस्ट बंगाल में था, हमारी संगठन समिति की बैठक थी, आए हुए थे, वहां वो आंदोलन करने जा रहे हैं, समान विचारधारा की सरकार है, इसलिए मैं राज्य का नाम नहीं लूंगा। किस लिए आंदोलन करने जा रहे हैं? क्योंकि उस राज्य ने एक सर्कुलर निकाला है कि यहाँ कोऑपरेटिव में चुनाव होगा ही नहीं। 7 साल हो गए, चुनाव नहीं होगा, और एडमिनिस्ट्रेटर कौन बनेगा? केवल सरकारी पदाधिकारी। ये सहकारिता हुई क्या? ये तो सहकारिता है ही नहीं। तो सहकारिता, इसलिए अजय जी मैं आपके प्रश्न का बहुत प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दे पाऊंगा। JPC is a very competent committee and they have all the wisdom. ठीक है, मेरे ख्याल से नियम की जरूरत कोऑपरेटिव को नहीं है। मैं मानता हूँ कि साधारण गाइडलाइन होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए, ताकि अनियंत्रित ग्रोथ नहीं हो।
लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि देश में सहकारिता तो है ही नहीं। जो सबसे बेस ले कोऑपरेटिव होता है जमीन पर, कोऑपरेटिव नहीं होता हवा में। कोऑपरेटिव दिल्ली में नहीं हो सकता, असंभव। मैंने भी देखा, बहुत अनुभव बहुत लिए हैं। कोऑपरेटिव तो बिल्कुल जमीन की चीज है, मन की चीज। अगर मन नहीं जुड़ा तो कोऑपरेटिव हो ही नहीं सकता। सहयोग तो प्रकृति का आधार है। कोऑपरेटिव तो तब से चला जब से मानव पैदा हुआ, जब से प्रकृति बनी, और तब तक चलती रहेगी जब तक ये प्रकृति। सहकारिता की भावना का लोप होना मतलब मानवता का समाप्त हो जाना, ये नरसंहार की तरह हो जाएगा। मन से असंभव, मन भी होगा तो नहीं करूंगा वो काम, तो कैसे हो सकता है? इसीलिए ये प्रश्न आप वहीं रहने दीजिए जहां ये गया है। मैंने अपने विचार रख दिए। हाँ, दूसरा आपसे वो रिलेटेड प्रश्न FPO, तो मैं इस बात को मानता ही नहीं। मैंने पहले कहा ये सब एक प्रभु के अनेक नाम होते हैं। तो सहकारी भावनाओं को जमीन पर उतारने के लिए, उसको कोऑपरेटिव कहिए, FPO कहिए, JLG कहिए, SHG कहिए, ये सब एक ही प्रभु के, एक ही भावना के अनेक आयाम हैं, अनेक नाम हैं। तो कोई कृत्रिम रूप से एक को अच्छा कहे कि भाई नहीं ये तो राम अच्छे हैं, कृष्ण बुरे हैं, नहीं जनार्दन अच्छे हैं, न राम अच्छे हैं, न कृष्ण अच्छे हैं, जनार्दन। अरे वही तो है, सहस्त्र नाम में से एक नाम वो है, लेकिन वो विराट प्रभु जो वो तो एक ही है। तो इसीलिए FPO को प्रोत्साहन देना, उसको आगे लाना और उसके सामने कोऑपरेटिव की भावना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बुरा कहना, नीचे झुकाना, ये भी मैं नहीं मानता। इसलिए FPO का जो नीति वर्तमान में है, और मैंने ये कहा है कई नीति निर्धारकों को कि 7,000 करोड़ खर्चा करके आप 10,000 FPO बना रहे हैं। क्या पूरे भारत में 10,000 FPO की जरूरत है, या 10,000 ही FPO की जरूरत है? 7,000 करोड़ में तो मैं 7 लाख कोऑपरेटिव बनवा दूं, क्योंकि जरूरत कहाँ है पैसे की? जमीन किसान का, मेहनत किसान का, प्रकृति किसान का। तो उसको आपके पैसे की 70 लाख की क्या जरूरत है गांव में FPO बनाने की? तो कैसे FPO हो रहा है ये हम सब जानते हैं। 70 लाख में कहाँ पैसे जा रहे हैं ये सब जानते हैं, जो थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी कहना इससे आगे मेरे लिए अनुचित होगा, मैं इस पर कुछ कर सकता। लेकिन मैंने अपनी भावना बता दी। अब मैंने पहले सेशन में बहुत सारी बातें सुनी, और मेरे मेंटर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे संदीप नायक जी हैं, I have worked with him. So it's a privilege, और I feel proud कि उन्होंने मेरे एफर्ट को या मेरे नॉलेज को थोड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने बहुत ध्यान से डॉक्टर रमेश चंद की बातें सुनी, उनको भी मैं फॉलो करता रहता हूँ। और एकलव्य की तरह मैं प्रोफेसर अरुण कुमार को भी फॉलो करता रहता हूँ। न वो मुझे जानते हैं, न मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन उनकी सारी राइटिंग्स और रीडिंग्स को मैं पढ़ता हूँ एकलव्य की तरह। प्रोफेसर शेखर की बातें सुनी, और भी बात। मुझे 2 चीज मेरे जो अल्प बुद्धि में घुसा है, वो ये है कि सरकार MSP चलाने में सक्षम नहीं है। अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। दूसरा, अगर MSP सरकार लाती है लीगल, तो फूड सब्सिडी का बिल दोगुना हो जाएगा। वो भी सरकार वहन करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जैसा कि होता है, कर पाए या ना कर पाए, सरकार तो कभी कह ही नहीं सकती हम ये नहीं कर पाएंगे। ये नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन क्या केवल पैसे के बदौलत इतने बड़े, जो 20% हम हैं पूरे विश्व के जनसंख्या में, इतनी बड़ी जनसंख्या की समस्याओं का समाधान कुछ पैसे से हो जाएगा क्या? कुछ राज्य सहायता देने से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा क्या? एक चीज और मुझे पर्टिकुलरली वेदना कर देती है कि क्या भारत खैरात खाने वालों का देश हो सकता है क्या? ये 75 साल आजादी के बाद हम उसी नौबत पे आए हैं क्या? वही निष्कर्ष है सारे नीति निर्धारकों का कि भारत को खैरात खाने वाला देश बना दो। ये फ्री का फूड क्या है? मुफ्त का फूड, कम पैसे का फूड, ये राज्य सहायता वाला फूड, ये खैरात। अगर मैं कैटेगराइज करूं तो मैं इसको खैरात कहता हूं। हाँ, क्या जो अन्न उत्पादन करने वाला किसान है, जो अपने उत्पादन और मेहनत से बाकी का पेट भरता है, वो खैरात खाएगा क्या?
एटलीस्ट बीइंग अ फार्मर आई नो जिसके पास ½ एकड़ लैंड है, अगर वो लैंड की इफेक्टिवली कल्टीवेशन हो तो 5-10 आदमी का पेट वो पाल सकता है। एक और मैंने बचपन का अनुभव जो मुझे हमेशा ये बात कहने के लिए प्रेरित करता है, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में भी एक जिला है दरभंगा, और मेरा गांव लगभग 7 नदियों के संगम पे है, नेपाल से जुड़ा हुआ। 3 बार साल में बाढ़ वहां आती थी जब मैं बचपन में था, तो इवन अप टू से ग्रेजुएट जब पीजी किया तब तक 3 टाइम्स मई, क्योंकि नेपाल में बारिश शुरू हो जाती थी, देन अगस्त और दुर्गा पूजा के आसपास। अगर बाढ़ नहीं आती थी मैं तब कर रहा हूं, तो किसान दुखी हो जाते थे। 3 बार बाढ़ आती थी, किसान सुखी रहते थे। दूसरा, मुझे अपने बचपन का एक वाकया याद है, बाद में मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा। 66-67 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और वो एरिया बड़ा अफेक्टेड हुआ था। दैट आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली, मैं 6-7 साल का था। तो ये चर्चा गांव में चलती थी। गांव में पहले हमारे गांव में एक भी पक्के का मकान नहीं था, सब फूस का मकान था, लेकिन सब दरवाजे में बैठते थे, खेती मिलकर करते थे। यूरिया तो हमने देखा ही नहीं था। अब टू पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने यूरिया नहीं देखा कैसा होता है। कि अरे बाप रे, ये अकाल हो गया, झारखंड में ऐसा हो रहा है, इंदिरा गांधी ये सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, अब खैरात भी बटेगा। आई रिमेम्बर गांव में एक हमारा सरकारी दरवाजा होता था, सब जुटते थे, खैरात बटेगा। तो एक डेट फिक्स हुआ कि हम इस पर चर्चा करें, गांव में खैरात ले या ना ले। सब लोग आए, हम भी बच्चे थे, गए उत्सुकता से देखने के लिए। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, और बाद में मैंने उसको कोरिलेट किया अपने थोड़े बहुत ज्ञान से। सब ने एक स्वर से निर्णय लिया कि इस गांव की चौहद्दी में हम खैरात का अनाज नहीं आने देंगे। पूरी भुखमरी थी। मरुआ खाएंगे, जैसे आदमी सुपर फूड कहते हैं, रागी कहते हैं, मरुआ बहुत होता था। अलहुआ, जैसे आप लोग शकरकंदी कहते हैं, वो खा लेंगे। एक टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन गांव में खैरात का अनाज नहीं आने देंगे। 67 2022 हमने कैसा ट्रांसफॉर्मेशन किया। खैरात नहीं खाने वाले से खैरात खाने वाले बन गए। जो किसान अन्न उगाता है उसको हमने न, प्रोड्यूसर को हमने बेघर बना दिया। तो ये सब चीजों का समाधान कहाँ है? 6 लाख 7 लाख करोड़ की फूड सब्सिडी है, 2.5 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर सब्सिडी है, सरकार रो रही है, लोग रो रहे हैं। क्या इन चीजों को हम बंद नहीं कर सकते? मेरे विचार से सब चीजें बंद हो सकती है, कोई जरूरत नहीं है करने की। परिकल्पना हमने की है, जो माननीय संदीप नायक जी ने कहा, सहकार ग्राम, इनसे बातचीत करके। संक्षिप्त में समझाऊंगा इसको। हर गांव में जरूरत नहीं सरकार का, वो इस गवर्नमेंट को डिसाइड 3 लाख कोऑपरेटिव चाहिए, ये तो हमारा इनिशिएटिव है और हम करेंगे, वो भी तो सरकार का ही है। सरकार और जनता, अंतर कहाँ है? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि सिटीजन इनिशिएटिव इज कंपीटिंग विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव? इट शुड नॉट हैपन। अगर देश की जनता मैक्सिमम काम कर ले तो सरकार तो सबसे सुखी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा हुआ है कि भाई सरकार वही बेस्ट है जो सारे वर्णों और सारे आश्रमों के लोगों को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने दे, उसमें इंटरफेयर ना करे। वो सरकार अक्षम है जो इसके मतलब जो जिसको हम कहते हैं एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, उसमें कहीं बाधा डालती है, उसको कहीं इंटरफेयर करके कहीं इंसेंटिवाइज करती है टुवर्ड्स एन एफिशिएंसी। इट शुड नॉट हैपन। तो ये सहकार ग्राम में हम क्या परिकल्पना कर रहे हैं? लोगों की जमीन, लोगों की मेहनत, लोगों की भावना, उसको करने दो ना कोऑपरेटिव। तो हर गांव में हम लोग ही बनाएंगे कोऑपरेटिव को। क्या होता क्या है यहाँ पर? कल मैं बंगाल में था, शुड नॉट से, हमारे लोग कहते हैं यहाँ तो कोऑपरेटिव बनाने ही नहीं देते, नहीं रजिस्टर करते। हाउ कैन यू डू दिस फॉर ए पॉलिटिकल गेन? अब वो नहीं, ये प्लेटफॉर्म नहीं उस तरह की बात करने का। तो हर गांव में लोग अपने बूते कोऑपरेटिव बना ले, संभव है, बना लेंगे, मेंबर वो बनेंगे, पैसा उनका है, शेयर कैपिटल। उसके साथ एंड टू एंड फ्रॉम फार्मिंग, पूरी फार्मिंग, हम ये नहीं कहते लीजिंग कर दीजिए कोऑपरेटिव को दी, लेकिन मिलजुल कर पहले भी लोग करते थे ना खेती। तो मैंने देखा हो अपने गांव में
सारी चीज तो मिलजुल कर होती थी। कौन 50 बैल रखता था? 1 या 2 बैल जिसके पास होते, 2 बैल जिसके पास वो बड़ा था, अदरवाइज 1 बैल रखते थे। पूरी गांव की खेती मिलकर होती थी। कांट वी गो बैक टू द सेम फीलिंग? सारी खेती मिलकर करें तो हाफ एकड़ खेती नहीं होगी, वो 500 एकड़ की खेती होगी, पूरे गांव के रकबे की खेती होगी। सो देयर विल बी एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब तो हम बैक पे नहीं जा सकते, मैकेनाइजेशन है। देयर विल बी एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स। उसके बाद जो प्रोड्यूस हो, क्यों किसान मरेगा? अगर हम उत्पादन करते हैं, ऐसा हर उत्पादन बेकार होता है जिसका बाजार नहीं होता है, मेक्स नो सेंस। ऐसा हर उत्पादन बेकार है जिसका लागत नहीं रिकवर हो और उसके साथ प्रॉफिट नहीं हो। किसान का काम उत्पादन करता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भाई जो मारुति कार जो इंजीनियर बनाता है, क्या वही मार्केट में बेचता है? क्या बेचता तो कोई और है। तो किसान अगर उगाएगा तो वो कैसे बेचेगा? हाउ कैन यू ट्रबल हिम फॉर दैट कि 4 दिनों मंडी में खड़ा रहेगा? उसको खेत में खड़ा होना है भाई। मंडी में खड़ा होने के बाद 100-150 तो उसके ऐसे ही कट जाते हैं। आई नो इट। वो कैसे जाता है मेरे घर से बोलना ठीक नहीं होगा। कोई किसान पूरा एमएसपी लेके घर नहीं गया आज तक। एमएसपी सरकार देती है, लेकिन उसको मिलता है अगर 2000 के एमएसपी तो उसको मिलता 1600 ही है। 150 ऐसे चले जाते हैं नंबर के, इसके उसके बहुत सारे खर्चे हैं। जरूरत क्या उसको उतना करने का? वो खेत में उगाए, अपनी कोऑपरेटिव में रखे, जो उसकी कोऑपरेटिव है वहां स्टोरेज हो, वहां सारी फैसिलिटी हो, वो कोऑपरेटिव डिसाइड करे। जिसको खरीदना कोऑपरेटिव से ले लो। अगर आपको यही खैरात का ही खाना सरकार को बांटना है तो कोऑपरेटिव से लीजिए, वही स्टोरेज करवा लीजिए। ये मार्क सर्टेन पोर्शन दैट इज कोऑपरेटिव कि भाई हमारे लिए रहने दो, हमको खैरात बांटना है, हमको आगे का काम करना है अपना पॉपुलेशन बेचना, और वही कोऑपरेटिव उसको दे दे। जो सर मैं एमएसपी नहीं करता हूँ, बट देयर हैज टू बी प्राइस। किसान को क्या पता हमारा क्या प्राइस होगा? सो सरकार या कोई ऐसी एजेंसी तय करेगी व्हाट इज द वायबल प्राइस, और वो एरिया स्पेसिफिक होनी चाहिए। धान उगाने की लागत बिहार के गांव में जो होगी वही लागत यहाँ तमिलनाडु के गांव में नहीं होगी। हाउ कैन यू हैव वन एमएसपी फॉर अ क्रॉप? दिस इज आल्सो अ वंडर। देयर कांट बी। और मेरे गांव में सरकार को खैरात बांटे तो मेरे गांव का अनाज बांट दीजिए ना। मैं नहीं कहूंगा नहीं खाऊंगा अपने गांव का अनाज। सो व्हाट इज द नीड फॉर हैविंग दिस ऑल दिस कि भाई चलो ये पंजाब से गेहूं जाएगा बिहार में बांटने के लिए? नो नीड। Stop carrying cost, wasting money on that carrying and wastage. Food wastage is 40% in the India. Can we afford? ये 40% हम कहीं और यूज कर लें। ये पूरा पैसा जो अनाज वितरण, फूड सब्सिडी और प्रोक्योरमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के पूरा बच सकता है अगर कॉर्पोरेटिव को रैशनली यूज किया जाए। अगर सहायता का रैशनल यूज हो तो। ये मैं एज एक्सपर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एज ए लर्नर कर रहा हूं। इसीलिए मैंने पहले ही अपनी डिस्क्लेमर रख दी कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। अगर मैं कुछ बोलता हूं, अनुचित बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिए। अब तो डिजिटल एज आ गया, अब कहाँ प्रॉब्लम है? इनको डिजिटली एंड न्यूरली वाई ऐसे, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट कोऑपरेटिव होना बड़ा जरूरी है। सो डिजी न्यूरल कनेक्ट करके इन सारे 6 या 7 लाख जो भी बनेंगे कोऑपरेटिव बनने दीजिए। हो सकता है गांव में 3 कोऑपरेटिव हो जाए। इन सबको कनेक्ट कर दीजिए थ्रू दिस डिजिटल नेटवर्क। सो गवर्नमेंट हैज इंफॉर्मेशन कि किस स्टोर में, किस गांव में कौन से क्रॉप कहां रखे हुए हमारे कितने। यू विल बी एलिमिनेटिंग वेस्टेज कॉस्ट टोटली। सरकार या जो भी सिस्टम है, इसको हमने नाम दिया है नेशनल कोऑपरेटिव फूड ग्रिड। प्रोफेसर शेखर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप देखिए, आप एक्सपर्ट हैं, आप कमिटी में हैं, can we think of having a national cooperative food grid which is owned by the farmer, not by government? सरकार को जरूरत क्या है इसमें घुसने का? गवर्नमेंट has many works to do. It has to defend the international border, it has to defend the international image. बहुत काम है, हम भी तो करने के लिए बने हैं। ये जो 20% दुनिया की पॉपुलेशन भारत में कर्मठ ने न बनाए, कर्मठ बनाइए, स्वाभिमान। दूसरा, खैरात खाने से क्या होता है जो मैंने देखा, अगर आप हाथ ऐसे नीचे कीजिएगा तो पहला नीचे जाता है आत्म सम्मान। कोई भी आदमी जो मांगने गया, आज के नहीं, रहीम बहुत पहले कह गए, रहीमन वेद नर मर चुके, जो कछ मांगन जाए, तिन से पहले वे मुए जिन मुख निकसत नहीं। वो तो मर गया जो मांगने जा रहा है। तो खैरात का मतलब कि आपने उसकी खत्म कर दिया आत्मा। ऐसा राष्ट्र जिसकी बहुसंख्यक आबादी आत्मसम्मान से विहीन हो, स्वाभिमान हो ही नहीं,
अपनी क्षमता पर विश्वास हो ही नहीं, वो राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता, असंभव। जितना मैं जानता हूँ वो राष्ट्र उन्नति कर ही नहीं सकता, वो राष्ट्र क्या हो जाता है, निकम्मों का राष्ट्र हो जाता है। और ये भी तथ्य है कि ऐसा समाज जहाँ अधिकांश निकम्मे हो, जहाँ अशांति हो, जहाँ शांति का नाम नहीं हो, वो समाज में धनाढ्य भी सुरक्षित नहीं है, पैसे वाले भी सुरक्षित नहीं रहते। अगर हमें सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो आत्मसम्मान से युक्त भारत बनाना होगा, और वो आत्मसम्मान किसानों में है। मत मारिए उसके आत्मसम्मान को, उनकी संस्था को बनाइए। कोऑपरेटिव उनकी है, कोऑपरेटिव प्रकृति की है, कोऑपरेटिव सरकार की कैसे हो गई? हाउ कैन ए गवर्नमेंट ओन कोऑपरेटिव? भारत में कौन सा मॉडल कोऑपरेटिव का चल रहा है? राइफेंसन मॉडल। दिस आई वंडर, सॉरी, राइफेंसन मॉडल कैसे हो सकती है? तो प्रकृति का, परमात्मा का मॉडल है भाई। दिस वन मॉडल कोऑपरेटिव इज अ मॉडल ऑफ डिविनिटी, कोऑपरेटिव इज अ मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, इट इज नॉट अ मॉडल ओन्ड बाय सम पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट और डेवलपमेंटल एक्सपर्ट और सम नेशन, इट कांट बी। इसको जो चीज जिसकी है उसको लौटा दीजिए। कोऑपरेटिव लोगों की है, लोगों को लौटा दीजिए, वो कर लेंगे अपना काम। बिल्कुल जरूरत नहीं सरकारी सहायता की, लेकिन उसके साथ अगर हमारे नाम पर बजट है तो किसान के नाम भी करेंगे। इसीलिए मैंने एक सुझाव दिया है कि एक नेशनल रूरल एंड फार्मर प्रोस्पेरिटी फंड में वो सारे पैसे आप ट्रांसफर कर दीजिए, जो भी आप दे रहे हैं। फ्रीज इट ऑन ए पर्टिकुलर डेट, लेट दैट मनी गो, लेट इट बी ए सॉवरेन फंड। इसके इंटरेस्ट से बैंक को इंश्योर करके, भाई अगर तुम एग्रीकल्चर की लेंडिंग करते हो, देयर इज अ मैकेनिज्म। यहाँ वक्त नहीं है बात करने का, अगर कभी इंटरेस्ट हो प्रोफेसर शेखर को, आई कैन एक्सप्लेन टू हिम। ये पैसा सॉवरेन फंड की तरह मैनेज कीजिए, इसके केवल इंटरेस्ट से खर्चा कीजिए, लेट इट बी द नेशंस वेल्थ। और इसको एक 2-4 साल के लिए पैसा देके इतना पैसा हो जाएगा कि उसके बाद जरूरत ही नहीं है इस राज्य सहायता की, फॉर फार्मिंग, फॉर फूड। से लोगों से जुड़ी हुई चीज है और वही इफिशिएंटली इसको मैनेज कर सकते हैं। मेरे गांव की इकोनॉमी, मेरे गांव के लोगों के अलावा सरकार के नुमाइंदे चाहेंगे मैनेज हो जाए, असंभव। न हुआ है न होगा। करप्शन लगता है, इससे भ्रष्टाचार पनपता है और हम सब इसके साक्षी हैं, नहीं हो सकता। तो मेरा समन सब्सटेंस यही है, अजय जी के प्रश्न का जवाब यही है कि ये सहकारिता लोगों की है। द बेस्ट कोऑपरेटिव मॉडल विल बी व्हेन देयर इज लिस्ट लॉ, when there is facility for formation of cooperative, facility for exit, सरकार नहीं चाहिए। How can a government decide कि हम cooperative आपका बनने ही नहीं देंगे? How can a सरकार decide कि आपको तो हम रहने ही नहीं देंगे इसके मैनेजमेंट में, हमारे नुमाइंदे रहेंगे? सरकार है क्या? How can there be differentiation between citizen and the government? तीसरी एक चीज जिसके कहने के बाद मैं समाप्त करूंगा, जो मेरी भावना है, मानव मन एक लेवल पे एक है, लेकिन इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं हो सकता। ह्यूमन रिस्पॉन्स का मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं हो सकता। तो जब वो नहीं हो सकता तो हमारे ही पैसे का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले नागपुर में कहा कि ये जितनी मुफ्त की रेवड़ी है, फ्री की स्कीम है, ये टैक्स पेयर के पैसे की लूट है। ठीक है, तो हमारा पैसा है, तो हमारे पैसे से कैसे आप ऐसे सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं जिसका इंटेंशन इज ओनली टू अल्टर द इमोशनल बैलेंस, नॉट इकोनॉमिक्स? नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात जिससे मैं अब समाप्त करूंगा, कि मैंने शायद बहुत बोल दिया, विथ ऑल ड्यू, मैंने जब ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में तब, और जब मैं भुवनेश्वर में आईपीजी करने के लिए तब, एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। बड़ा अद्भुत लगता था पढ़ने में, प्रोफेसर भी वैसे ही थे। नौकरी में आ गया, नौकरी के बाद 2 साल की सैबेटिकल ली, जेवियर इंस्टीट्यूट में एमबीए करने गया, तब आ गया थ्योरी ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज, सीके प्रहलाद का। ये मैंने अपने जीवन में देखा, कंपैरेटिव, कॉम्पिटिटिव, एंड नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ सस्टेनेबल एडवांटेज। कंपटीशन भी गया, कंपैरेटिव भी गया, हम जिंदा रहेंगे या ना रहेंगे, दैट इज वन।
हम सब रोते हैं क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग बैडली. नाउ इट इज सस्टेनेबल एडवांटेज. वेयर आर वी हेडिंग फॉर? Where are the intelligent species with all this modern knowledge efficiency? Where are we heading for? What after sustainable? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जिसका मेरे पास भी जवाब नहीं है. कुछ मन की वेदनाएं थी, रख दी, विकार निकाल दिए मन के. ऐसा अगर कहूँ तो जो अनुभव किया वो बता दिया. गलत कहा तो क्षमा करेंगे, मुझे सुधार देंगे. बहुत सारी बातें कह दी, पर जो आपने नए कानून के बारे में एफपीओ का लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से समझा होगा. मेरी पर्सनल जो समझ है वो ये निकली कि आप सेंट्रल कानून के भी खिलाफ हैं और आप एफपीओ के भी खिलाफ हैं. ये मेरी उस बात से ये बात निकली. मैं चाहूँगा एक चीज़ आपने कही कि ये जो, क्योंकि जैसे चंद्रपाल जी और मैं तो जुड़े हुए हैं नीचे वाले प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कि जो गोडाउन बनेंगे उनकी इंफॉर्मेशन सरकार को जानी चाहिए. एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ मैं इसके अभी सहमति में नहीं हूँ. शेखर साहब आपको भी बता रहा हूँ कि जब तक इंडस्ट्री अपना इंफॉर्मेशन नहीं देती सरकार को कि उनके गोडाउन में क्या है, कि कोऑपरेटिव हम क्यों बताएं हमारे गोडाउन में क्या है. जब 3 कानून सरकार लाई तब भी हमने संजय अग्रवाल जी को कहा, उन्होंने चलो किसानों की सुनी नहीं और उनको एक पोजीशन भी मिल गई यार. तब भी हमने उनको ये कहा कि आप एक कानून तो लाओ कि जो इंडस्ट्री के गोडाउन में पड़ा है, उन्होंने क्या खरीदा है, क्या उन्होंने फ्यूचर्स मार्केट किया है, उसकी तो इन्फॉर्मेशन रखें. वो भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ की पहल होती है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है. पर सेशन इन सब स्कीम से जो छोटे वर्ग का किसान है, जो 2.5 एकड़ 5 एकड़ जमीन रखता है, क्या उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है? क्या उससे वो एक डिग्निटी की लाइफ जी सकता है कि नहीं जी सकता है उतने की? और बहुत सारा एक पहले सेशन में विचार रखा गया कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसके बीच में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे तो अच्छा होएगा. ये भी एक बहुत मुद्दा है. मैं समझता हूँ कि सरकार का दायित्व इनकम का नहीं है, लाइवलीहुड का है. बहुत फ़र्क है. लोग, सरकार कहती है कि आमदन दुगनी कर दो, कोई कहता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दो. ठाकर साहब सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ. इसमें आप है कि मैं समझता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव कैसे निकलता है वो ज़रूरी है. कि अपने को एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड चाहिए जिसपे हम खुश रहें, कि हमें एक आमदन चाहिए, क्योंकि उस आमदन से वो खुशी तो आ नहीं रही है जितनी आमदन सरकार दे रही है. तो ये सवाल मैं आपके लिए, सब किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, और जो भी लिखते हैं इस चीज़ पे सुनते हैं उनके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ. जवाब बहुत बढ़िया. सीखना ना आप लोग. भाई गीत तो आपका अच्छा था ना. चलिए चलिए अब आप ही हाथ लगाइए. प्रक्रिया में रखा था वो आपके सामने कैसे पेश कर पाए, तो यही प्रयास था. जैसे प्रज्वल ने बताया कि 13 राज्यों से जुड़े हुए थे. आज हमारे साथ 3 ऐसे सदस्य हैं जो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हैं, किसान हैं, और उन्होंने कुछ सुझाव रखा था. और उस सुझाव में सारी जो विशेषज्ञ ने सुबह से बात कर रहे थे वो सभी को कवर कर रहे हैं. जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, जैसे और कुछ मुद्दे थे जैसे कि प्राइस रिस्क इंश्योरेंस कैसे होनी चाहिए. ये सब विषय पे काफ़ी गहन चर्चा हुआ था, तर्क वितर्क भी हुआ था. और वो मंच ऐसा था कि दोनों तरफ विशेषज्ञ थे. एक तरफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे और दूसरे तरफ किसान भाई और बहन थे जो रूरल वॉइस से नहीं बट रूरल टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और उनके विचार भी सामने रखते थे. तो मैं आमंत्रण करूंगा पहले उमेश भाई को.
नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच दीनानाथ जी हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित कनक्लेव यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर बहुत से अवार्ड भी दिए जाएंगे जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं। तो सर जी, आपने बहुत सी बातें तो स्टेज में कह दी हैं, फिर भी कुछ जो आने वाली पीढ़ी है जिसको एग्रीकल्चर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और खेतीबाड़ी करने के विचारधारा से लोग अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सा जो दौर है वो ऐसे चला गया है खाली। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं और सरकार से क्या उम्मीद है आपकी, जिससे जो है हमारी एग्रीकल्चर में जो है बहुत सी इश्यूज हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा सर? पहला तो मैं बच्चों से कहूँगा कि रोजगार चाहिए तो खेतों की तरफ जाइए। देश का आर्थिक भविष्य गांव से ही गुजरता है, पहले भी गुजर रहा था, आगे और भी ज़्यादा तेज़ी से गुजरेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं व्यापार है, वहीं रोजगार है, वही आपका आधार बनना चाहिए। लेकिन उसके लिए दक्ष बनिए, योग्य बनिए, कॉम्पिटेंट बनिए, ताकि उस चीज़ का फ़ायदा आप उठा सकें। फूड के अलावा बाकी जितनी ज़रूरतें इंसान की उसके बाद आती है, और फूड वहीं होता है गांव में, एग्रीकल्चर में। इसलिए वो बड़ा बिजनेस है, बड़ा फ्यूचर है, लेकिन करेंगे उसको आप, सरकार नहीं करेगी। और सरकार से मेरी गुजारिश है, सरकार से अपेक्षा मेरी इतनी ही है कि करने दे लोगों को। जो काम नहीं कर सकते वो आधा अधूरा काम ना करें। बहुत सारे काम करने के लिए है। खेती किसानों की, किसानों को करने दें। इन किसान का जो इस देश में हक बनता है वो हक नहीं, उतना उसका बनता है वो है। 3 कानून बनाए थे गवर्नमेंट ने, उसके बाद कुछ वापस भी ले लिए हैं। किसानों ने जो धरना दिया वो कितना उचित था, क्या वो जायज़ था? अब उसका तो वापसी हो गया, तो उस पर चर्चा करना ही बेकार है ना। नहीं, बहुत सा टाइम वेस्ट हुआ है, सरकार का भी, आम आदमियों का भी, रोडों जाम हुए। तो इस तरह के जो रातों रात कानून बना के फिर वापस लेना, क्या ये सरकार के लिए सही था, या इस तरह के कुछ फैसले करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? जिसके लिए कानून बनता है उसका राय लेना चाहिए। सरकार ने वापस ले लिया, इसलिए तो हो ही गया समाधान। लेकिन आगे कम से कम सरकार इस बात पर जरूर ध्यान रखेगी। ऐसे मेरी अपेक्षा है कि जिसके लिए बन रहा है कानून उसकी हितों का ध्यान रखिए, उससे बात करके। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और इस तरह के मैसेज आपने दिए हैं। जो आम जनता है, आने वाली पीढ़ी, वो इन विचारधारा को लेके आगे चले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।